अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। सर आपने ये जो होमवर्क दिया था ना 43 पेज वाला। हम्म। सर काइंडली इसका मुझे थोड़ा सा मेथड समझा दें। मुझे ना समझ नहीं आई कि इसके हम कैसे रिप्लाई करेंगे और कैसे टाइम का जो है वो उस पे टिक लगाएंगे। हम्म। सर वो वीडियो से ना मुझे टाइम की तो समझ आ जाती है, लेकिन ये नहीं पता कि यहाँ कैसे हमने सुन के उसे मार्क करना है। हम्म। सर ये बता दें, बाकी दोनों तीनों होमवर्क कंप्लीट हैं, उनमें कोई इश्यू नहीं है। 43 ठीक। पे जो आपका टू वाली एक्सरसाइज। बिल्कुल सही है। अच्छा देखिएगा स्टूडेंट्स, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको एक दफ़ा आपने करना क्या है इसमें ना। अच्छा देखिएगा स्टूडेंट्स, जो लिसनिंग का टास्क है ना, जब आप लिसनिंग करेंगे तो एक चीज़ का प्लीज़ आप ख्याल रखिएगा। अभी आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा कि आपको एक एक वर्ड की समझ आएगी, ये आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा, हमें एक एक वर्ड की समझ नहीं आएगी। लेकिन जो लिसनिंग हमने करनी है ये लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन है। लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन मीन्स कि आपको ठीक है 100% तो समझ नहीं आएगी, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपसे इंफॉर्मेशन कौन सी रिक्वायर्ड है। तो इसलिए आप, क्योंकि टाइम की पहले बात हो रही है ना, टाइम पूछा जा रहा है इसमें, तो आपको ये पहले से पता होना चाहिए कि आपसे टाइम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। तो आपने अपनी जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो एक्सट्रैक्ट करनी है इस सारी जो भी वो डायलॉग आपके सामने प्ले होगा। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि एक एक वर्ड को आप अंडरस्टैंड करें, जरूरी नहीं है कि आपको हर वर्ड का मीनिंग आना चाहिए। आपको जितनी भी समझ आ रही है 20% 30%, तो उस इंफॉर्मेशन जो आपको मतलब जितनी समझ आ रही है उसकी बेस पे आप अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन बोलते हैं इसको। आप शुरू में जब जर्मन वगैरह सीख रहे होते हैं तो आपको सामने वाले शख्स की 100% बात समझ नहीं आती है, लेकिन जब आपको सिचुएशन क्लियर होती है कि किस सिचुएशन में बात हो रही है, आप बस एक दो वर्ड्स पिक कर लें, आपको पूरी बात समझ आ जाती है। तो ये लिसनिंग मतलब ये कॉम्प्रिहेंशन ही होती है। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंशन होता है आपने। तो अभी हम A1 लेवल पे जो इवन रीडिंग भी करेंगे ना, तो रीडिंग में भी हमें एक एक वर्ड की समझ नहीं आएगी, लेकिन हमारे पास कोई टास्क दिया जाएगा, हमें उस टास्क का पता होना चाहिए, और देन फिर हम जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है उसको सिर्फ हम सुनते हैं या पढ़ेंगे उसको, और उसकी बेस पे फिर हम अपनी जो भी पूछा जा रहा है उसको आंसर करेंगे। और आप में से अगर किसी स्टूडेंट ने इंग्लिश का एग्जाम दिया हो, आइट्स वगैरह का, तो उसमें भी अगर आप देखें, हालांकि हम कितने अरसे से इंग्लिश सुनते आ रहे हैं, हमारी अच्छी खासी प्रैक्टिस होती है इंग्लिश सुनने की, लेकिन एग्जाम के अंदर आप हर इंफॉर्मेशन को फोकस नहीं करते। आपके सामने टास्क होते हैं, आपकी जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होती है सिर्फ उसी को आप फोकस करते हैं, क्योंकि अगर आप हर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना शुरू कर दें तो आप अपने जो ट्रैक है, जो रिक्वायर्ड चीज है, उससे डी ट्रैक हो जाएंगे, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन इतनी थ्रो करेगा आपको, थ्रो करता जाएगा, आप हर एक को पिक करते जाएंगे तो आप तो नहीं उस चीज को समझ सकेंगे ना। और ओवरऑल भी स्टूडेंट्स, कहीं पे भी आप जा रहे हैं, आपको लेक्चर ले रहे हैं या वैसे किसी की आप बात सुन रहे हैं, तो हर बात इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होती है। कि आपकी स्किल्स होती हैं कि कौन सी जगह पे मैंने फोकस करना है, किसी इंफॉर्मेशन को बस ठीक है आप सुन रहे हैं सरसरी सा, लेकिन प्रोसेस नहीं कर रहे। ठीक है, तो कोई भी चीज़ है, अगर आप हर बात को प्रोसेस करना शुरू कर देंगे, इतनी इंफॉर्मेशन हमारा माइंड प्रोसेस नहीं कर सकता। तो इसलिए लिसनिंग के अंदर अभी आपने ये ट्राई नहीं करना, बाय द टाइम आपको समझ आएगी। अभी आपको 20% 30% समझ आ रही है, जैसे जैसे आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी, आपका एक्सपोजर बढ़ेगा, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है 30 से 40 पे चली जाएगी, 40 से 50 चली जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता 80 90% आपको समझ आना शुरू हो जाएगी बातें। और वैसे भी स्टूडेंट्स, अगर आप ओवरऑल कम्युनिकेशन देखें तो ओवरऑल कम्युनिकेशन में वर्ड्स का रोल सिर्फ 30 35% होता है। तो जब आप रियल टाइम में किसी के साथ बात कर रहे हैं, बेशक आपको एक एक बात उसकी समझना है, दो चार पांच वर्ड्स आपने पिक कर लेने हैं, सिचुएशन आपको पता है किस सिचुएशन में बात हो रही है, आपको पूरी समझ आ जाएगी। हमारा माइंड इतना इंटेलिजेंट होता है, आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी जाए बाकी खुद से कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, तो लिसनिंग के अंदर आपने मेन जो फोकस करना, आपसे पूछा क्या जा रहा है, वास इज रिस्टिश, व्हाट इज करेक्ट, तीन ऑप्शन आप देखिएगा, जो सा टाइम वो बोल रहे हैं वो टाइम आप इधर लगा देंगे। ठीक है, आपने पिक करना है, बार बार सुने कोई मसला नहीं है, बार बार सुने।
क्योंकि देखिए, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक एक वर्ड आपने नहीं सुनना, आपने टाइम को फोकस करना है कि उसमें टाइम क्या बोला जा रहा है। तो जो टाइम बोला जा रहा है, आपको ये पता है ना कि उसमें आपसे टाइम के बारे में पूछा जा रहा है, आपने सिर्फ टाइम को फोकस करना है। नहीं समझ आ रही, दोबारा से प्ले करें, 2-3 दफा सुने, 4, जितनी मर्जी दफा सुने, कोई मसला नहीं है। क्योंकि एकदम ये हो नहीं सकता स्टूडेंट्स कि आज मुझे बिल्कुल भी जर्मन की लिसनिंग समझ नहीं आ रही है और मे बी 6 महीने के बाद एकदम मुझे समझ आनी शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा, मौजूदा नहीं होगा। हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार सुनना पड़ेगा, हमारे कानों को जर्मन सुनने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो बार बार सुनेंगे, आस्ते से समझ आना शुरू हो जाता है। इवन आप फोकस ना भी कर रहे हो स्टूडेंट्स, आप बैकग्राउंड में प्ले कर ले, जर्मन प्ले कर ले, मे भी शायद आपको अभी समझ ना आए, लेकिन सबकॉन्शियसली वर्ड्स आपकी मेमोरी में जाना शुरू हो जाते हैं। कानों की प्रैक्टिस चाहिए होती है हमें कोई भी लैंग्वेज सीख अंडरस्टैंड करने के लिए। तो जब आप सुनते रहेंगे, आप डेली बेसिस पे कोई घंटे के लिए जर्मन रेडियो आप लगा ले करें, बेशक ना आपको समझ आए, आप देखेगा 5-6 महीने के बाद आपको थोड़ी बहुत चीज़ों की समझ आना शुरू हो जाएगी। तो लिसनिंग की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, देन ही समझ आएगी, एकदम कोई शॉर्टकट नहीं है इसके लिए। ठीक है, तो आप ठीक है, जो हमारी क्लास के अंदर तो जो लिसनिंग के टास्क है वो तो हम करेंगे। इसके अलावा आप यूट्यूब पे लिसनिंग के, मैंने आपको बताया था, बच्चों से रिलेटेड कोई कंटेंट आप देख सकते हैं। जंगल बुक अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे वो आप देख सकते हैं, या कोई भी कार्टून जो आपको पसंद है। बाकी कुछ और चीज़ें मैं आपको और भी सजेस्ट करूंगा आगे जाके। ठीक है, तो अभी घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना हो मुझे समझ नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, समझ नहीं आ रही, सीखेंगे करेंगे तो ही समझ आएगी ना, ऑटोमेटिकली नहीं आएगी। तो अभी इसके सॉल्यूशंस नहीं देखते, दोबारा से आपका ये होमवर्क है, जिन बच्चों ने कर लिया ठीक है, जिनका भी रहता है तो आप दोबारा से इसको, मेन आपने क्या करना है, सिर्फ आपने टाइम को फोकस करना है कि टाइम के बारे में वो क्या बता रहा है। तो जो टाइम बता रहा है हर डायलॉग में वो आपने नोट कर लेना। ठीक है। और स्टूडेंट्स एक चीज देखेगा, आपको जो चीज डिफिकल्ट लगती है, आपने उसको अपने ऊपर मतलब सवार नहीं कर लेना। जो चीज डिफिकल्ट लगती है उसी की ज्यादा प्रैक्टिस करें। आपको लिसनिंग अगर मुश्किल लग रही है तो आप को 2-3 घंटे स्पेयर करें, उसमें लिसनिंग ही करें आप। जर्मन कोई भी आप यूट्यूब पे जाके लगा लें, A1 लेवल का कोई भी ट्रैक लगा लें, काफी बेशुमार चीजें आपको मिल जाएगी, आप वही करें। वीकेंड पे कोई 3-4 घंटे स्पेयर कर लें, जो भी चीज डिफिकल्ट आपको लगे। जब आप एग्जाम की तैयारी करेंगे, कुछ बच्चों को राइटिंग थोड़ी सी मुश्किल लगती है, तो उनके लिए मैं टिप ये देता हूँ कि जो चीज आपको मुश्किल लगे उसी को आप पहले पिक करें, और उसको आप कंटिन्यूसली बैठे, ब्रेक ना आए बीच में ना, कंटिन्यूसली बैठे। ठीक है, थोड़ी बहुत जो ब्रेक है वो आप कर सकते हैं, लेकिन फुल कंसंट्रेशन के साथ 2-3-4 घंटे आप लगाएं। आप एक, वो एक बैरियर होता है, एक लिमिटेशन हमारे ब्रेन के अंदर ही लगी होती है कि अच्छा ये काम मैं नहीं कर सकता। जब आप उसको करना शुरू करते हैं, खुद ही आप अपने ब्रेन को, आप अपनी कैपेबिलिटीज को एक्सप्लोर करेंगे, अच्छा ये काम तो मैं कर सकता हूँ। किसी भी चीज से परेशान नहीं होना कि अच्छा ये मुश्किल है नहीं हो रहा, उसी को टाइम दे, जो मुश्किल लग रहा है उसी को टाइम दे, देखेगा फिर आपको, अपने आप को आप एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो अभी शुरू है, अभी परेशान ना होएगा कि ये चीज नहीं हो रही, वो समझ नहीं आ रही, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी, प्रैक्टिस करते रहना। तो ये टास्क स्टूडेंट्स आपका दोबारा से होगा लिस्टिंग का। ठीक है, कल इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। अच्छा, अभी हम आएंगे, स्टूडेंट्स आप एक काम करेगा अभी, हमने जो कॉन्जुगेशन वगैरह देखी थी ना, प्लीज आप एक दफा उसको रिवाइज करेगा। स्पीलन वर्ब की कॉन्जुगेशन आपके सामने आ रही है, एक दफा इसको रिवाइज करेगा। मैं तेरे पास पानी पकड़ लूंगा और देन फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं। अच्छा प्लीज स्टूडेंट्स देखिएगा, हमारे पास इधर एक वर्ब है स्पीलन। आपको याद हो, जब भी कोई वर्ब सेंटेंस में आएगा हमें उसको कॉन्जुगेट करना पड़ेगा, मतलब उसकी एंडिंग्स को चेंज करना पड़ेगा। अगर ईश आ रहा है तो वर्ब के लास्ट से एन हटा देंगे, ए आ जाएगा, ईश पीले आई प्ले। डू के साथ क्या होगा, ए एन हटा के एस टे आ जाएगा। ए आर जी और एस, इन तीनों के साथ ए एन हटा के खाली टे आएगा, स्पील्ड। और यही जो टे वाली फॉर्म है वो इया के साथ आ जाएगी। और बाकी बाकी जो विया और जी दे और जी फॉर्मल, बाकी जो प्रोनाउंस हैं उसके साथ वर्ब एज इट इज ही आएगा।
तो कोई भी वर्ब आएगा स्टूडेंट्स, उसकी हम जो कॉन्जुगेशन है इसी तरीके से हम करते हैं। और देन हमने स्ट्रक्चर सीखे थे सॉरी, 3 स्ट्रक्चर्स हमने सीखे थे। अगर हम वर्ब को फर्स्ट पोजीशन पे ले आएंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, यस और नो क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर वर्ब एंड देन सब्जेक्ट आएगा, और जवाब देते हुए वर्ब सेकंड नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने वर्ब से लेके चीजों, वर्ब से रिलेटेड चीजों को देखा था। अच्छा, अब देखेगा स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है ना वो है वर्ब्स के ऊपर ही, लेकिन ये है उन रेगल मेसिगे वर्ब। ठीक है, इरेगुलर वर्ब्स आपने किया हो पहले? फिर तो आपको पता होगा ना क्या होने जा रहा है। गुड गुड। अच्छा देखिएगा स्टूडेंट्स, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आप प्लीज लिख लीजिएगा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इश डू ए आर जी एस विया या जी एंड जी, और इधर मैं आपके पास एक वर्ब लिख रहा हूं, स्प्रेशन, टू स्पीक। आप प्लीज एक दफा नोट डाउन कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, देन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, आप अभी से पहले तक हमने जो ये सॉरी एक्सप्रेशन वर्ब है ना, एन बी है लास्ट में। अच्छा, अभी तक हमने जो वर्ब्स डिस्कस किए थे स्टूडेंट्स, वो सारे के सारे रेगुलर वर्ब्स थे। रेगुलर वर्ब्स में क्या हो रहा था, सिर्फ हम एंडिंग्स को चेंज कर रहे थे। लेकिन अब हम जो वर्ब सीखेंगे, आज हम जो वर्ब सीखेंगे इरेगुलर वर्ब्स, इनमें क्या होगा स्टूडेंट्स, इनमें स्पेलिंग्स का भी चेंज आएगा। लेकिन कोई इतनी परेशानी वाली बात इसलिए नहीं है कि स्पेलिंग्स का चेंज सिर्फ 2 फॉर्म्स के लिए आएगा, और उन दो में से एक फॉर्म हम याद कर लेंगे, दूसरी ऑटोमेटिकली बनेगी। ठीक है, स्पेलिंग्स का चेंज सिर्फ 2 फॉर्म्स के लिए आएगा, उनमें से एक फॉर्म हम याद करेंगे, दूसरी ऑटोमेटिकली बनेगी। और स्टूडेंट्स, हमें 2 इंफॉर्मेशन याद करनी पड़ेंगी इरेगुलर वर्ब से रिलेटेड। एक, हमें ये याद करना पड़ेगा कौन से वर्ब्स इरेगुलर है। सेकंड, उनमें स्पेलिंग्स का क्या चेंज आएगा, क्योंकि स्पेलिंग्स के चेंज का रूल नहीं होता। किसी वर्ब में कोई स्पेलिंग्स चेंज होंगे, किसी और वर्ब में कोई और स्पेलिंग्स चेंज होंगे। तो स्पेलिंग्स के चेंज होने का हमारे पास कोई रूल नहीं है, तो जिसकी वजह से एक तो इरेगुलर वर्ब्स कौन कौन से हैं वो, और सेकंड उनमें स्पेलिंग्स का क्या चेंज आएगा, ये 2 इंफॉर्मेशन हमें याद करनी पड़ेंगी। लेकिन स्टूडेंट्स, एक अच्छी जो बात है वो ये है कि इरेगुलर वर्ब्स कोई बहुत ज्यादा नहीं आएंगे हमारे पास A1 लेवल पे। A1 लेवल पे हम अराउंड कोई 12-13 इरेगुलर वर्ब्स सीखेंगे, और उन 12-13 में से आज 7 to 8 में आपको आज ही लिखवा दूंगा, 2 हम कल सीखेंगे, 10 हो जाएंगे, 10-11। और बाकी जो 3 to 4 है वो हमारा कोर्स जब आगे प्रोग्रेस करेगा तो और कुछ इरेगुलर वर्ब्स ऐड हो जाएंगे। मतलब बताने का मकसद है कि बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी लिस्ट हमारे पास नहीं आएगी इरेगुलर वर्ब्स की। 12-15 वर्ब्स आपने पूरे A1 में याद करने हैं, और उनमें से 8-10 1-2 दिनों में हमारे हो जाएंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखेगा, सुनने में शायद डिफिकल्ट लग रहा हो, अभी मैं आपको इधर लिख के बताता हूँ, देखेगा इतना मुश्किल नहीं है। एक्सप्रेशन वर्ब है ना, इसकी आपने जो फॉर्म है ए या जी एस की, स्प्रिस्ट, ये याद करनी, बस ये याद करना है। स्प्रिस्ट किस तरह बन रहा है, ए जोन से है वो ई में चेंज हो जाएगा, ये हमें करना पड़ेगा। और एंडिंग तो वही आएगी स्टूडेंट्स, एंडिंग्स जो हमने सीखी थी वो वही रहेंगी जो हमने शुरू में सीखी थी, एंडिंग्स में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ए या जी एस की कॉन्जुगेशन आ गई। अब डू की कॉन्जुगेशन के लास्ट पे क्या आता था स्टूडेंट्स, एस्टे आता है ना। तो ये जो एआरसीएस वाली फॉर्म है, इसके टे से पहले एस ऐड करेंगे तो ये डू की फॉर्म हमारे पास आ जाएगी, तो ये हो जाएगा स्प्रिस्ट। ठीक है, डू स्प्रिस्ट और एआरसीएस स्प्रिस्ट। ठीक है, ए ई में चेंज हो रहा है बस।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने दो इरेगुलर फॉर्म्स लिख ली हैं, डू स्प्रिस्ट और एआरजीएस स्प्रिस्ट। अब जो बाकी फॉर्म्स है ना, ये रेगुलर आएंगे, कोई स्पेलिंग्स का चेंज नहीं आएगा। ईश के साथ वैसे ही आएगा ये वर्ब जैसे पहले आता था, लास्ट से एन हटा देंगे, ईश प्रेश हो जाएगा, आई स्पीक। विया के साथ वर्ब एज इट इज ही आएगा, स्प्रेशन। ईया के साथ एन हटा के खाली टे आ जाएगा, स्प्रेश्ड। और जी दे और जी फॉर्मल के साथ वर्ब एज इट इज ही आ जाएगा, स्प्रेशन। तो स्टूडेंट्स, कोई भी इरेगुलर वर्ब आएगा, उसकी एआरजीएस फॉर्म हमने याद करनी है। इसी फॉर्म के टे से पहले एस ऐड करेंगे, डू आ जाएगा, और बाकी फॉर्म्स रेगुलर है। तो इधर हम रुकते हैं, प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लें, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं प्लीज वो पूछेगा, और एक दफा खुद से देखिएगा एक्सप्रेशन की कॉन्जुगेशन, फिर इसके जुमले बनाते हैं। सर ये जो चेंज हो रहा है स्पेलिंग ये सिर्फ डू और या बी और एस के बिल्कुल बिल्कुल, ये दो फॉर्म्स के लिए, डू और एआरजीएस। और इनमें से एक आप याद कर लेंगे एआरजीएस, दूसरी ऑटोमेटिकली बन जाएगी, डू वाली फॉर्म ऑटोमेटिकली बन जाएगी। डू और एआरजीएस वाली ये हो जाएगा स्प्रिस्ट, और ये हो जाएगा स्प्रिस्ट। स्प्रिस्ट और स्प्रिस्ट। एस और टे की साउंड भी आएगी, मतलब इधर स आएगा फिर टे आएगा, ये खाली टे है स्प्रिस्ट, और ये स्प्रिस्ट। ठीक है, थोड़ी एस और फिर टे की साउंड है। ठीक है, तो ये दो फॉर्म्स इरेगुलर हैं, और बाकी में कोई स्पेलिंग्स का चेंज नहीं है। तो प्लीज एक दफा देखिएगा स्टूडेंट्स कॉन्जुगेशंस। जो लफ्ज है विसन, जी जी। सुनो, हम्म। तो इसमें तो इसका भी चेंज हो जाता वो डिफरेंट चीज है वो ना। ठीक है, अभी नहीं आएगा विसन वर्ब, अभी नहीं आएगा। है। अच्छा, अच्छा स्टूडेंट्स देखिएगा प्लीज, कुछ सेंटेंसेस है प्लीज आपने लिख लिया अभी। डज ही स्पीक फ्लुएंट जर्मन, तो फ्लुएंट के लिए जर्मन वर्ड होता है फ्लीसेंट। हमने जवाब देना नो, ही स्पीक्स अ लिटिल बिट। अ लिटिल बिट के लिए क्या वर्ड था स्टूडेंट्स? एम्बिशन, बिल्कुल सही। हु स्पीक्स इंग्लिश इन द ऑफिस, इन द ऑफिस के लिए जर्मन में हो जाएगा इम ब्यूरो। ठीक है, इम ब्यूरो मीन्स इन द ऑफिस। डू यू स्पीक जर्मन, और ये आपने बनाना है फॉर्मल सिचुएशन के लिए। इसका जवाब आप देंगे यस, यस ही स्पीक्स, सॉरी यस आई स्पीक फ्लुएंट जर्मन। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट, डू यू स्पीक अरबिक। और स्टूडेंट्स, इधर जो यू है हमारे पास वो इनफॉर्मल है और सिंगुलर है। अरबिक के लिए वर्ड आ जाएगा अराबिश। इधर किसी का नाम लगा देते हैं, अली स्पीक्स उर्दू
एट होम, एट होम हो जाएगा स्टूडेंट्स, zu Hause. डू यू स्पीक उर्दू एट द यूनिवर्सिटी? एट द यूनिवर्सिटी हो जाएगा जर्मन में अन der uni, तो आपने कहना नो। और स्टूडेंट्स ये जो यू था इधर, ये इनफॉर्मल और प्लूरल है, इनफॉर्मल एंड प्लूरल, तो आपने कहना नो। प्लूरल में जवाब देंगे नो वी स्पीक इंग्लिश एट द यूनिवर्सिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ इनकी जर्मन की है। अस्सलाम वालेकुम। इसका आंसर हमें देना है। नहीं, आपने सवाल, हाँ आपने ट्रांसलेट करना है जुमलों को ना। मैं एक दफा बस इसको चेक कर लूँ कि कई चीजें इंग्लिश के बीच में लिखी जाती हैं, कुछ जर्मन की लिखी जाती हैं। हु स्पीक्स इंग्लिश इन ऑफिस, डू यू स्पीक जर्मन? यस आई स्पीक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्लीज आप इन सेंटेंसेस को एक दफा ट्रांसलेट करेगा जर्मन में ना, लिखेगा अपने पास, और लिखते हुए आपको याद होना चाहिए कि जो नाउन है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आएगा जर्मन में। जिस वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल, नाउन सारे कैपिटल्स लिखे जाएंगे, और इसके अलावा जो फॉर्मल्स है वो लिखने में हमेशा कैपिटल आएगा। तो प्लीज एक दफा खुद से लिखेगा, अगर कोई क्वेश्चन होगा फिर उसके बाद मैं आपको लिखवाता हूँ जर्मन में भी, फिर जो आपकी मिस्टेक्स होंगी वो फिर आप मेरे से डिस्कस करेगा। अब प्लीज आप मुझे लिखवाएगा। सबसे पहला सेंटेंस था डज ही स्पीक फ्लुएंट जर्मन, क्या वो फ्लुएंट जर्मन बोलता है? Spricht er fließend Deutsch? बिल्कुल सही है, स्प्रिच्ट एया फ्लीसेंट Deutsch. डॉयच, बिल्कुल सही है। आप पहले एक दफा देख लें फिर देन लिख लीजिएगा, तो एक दफा लिख लें, एक दफा देख लें पहले प्लीज। स्प्रिच्ट एया फ्लीसेंट डॉयच। स्टूडेंट्स इसमें देखिएगा, क्योंकि ये यस और नो क्वेश्चन था ना, क्या वो रवानगी से जर्मन बोलता है, तो इसमें फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन या तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा या वर्ब से स्टार्ट होगा, तो इधर क्योंकि क्वेश्चन वर्ड नहीं है, स्पेसिफिकली हम जर्मन के बारे में पूछ रहे हैं, तो फिर हम इसको वर्ब से स्टार्ट करेंगे। स्प्रिच्ट एया फ्लीसेंट डॉयच, डज ही स्पीक फ्लुएंट जर्मन, तो हम कह रहे हैं नहीं, उसको थोड़ी थोड़ी जर्मन आती है। 9, Er spricht ein bisschen Deutsch. बिल्कुल सही है, ein bisschen Deutsch। Er spricht ein bisschen Deutsch, हम जवाब दे रहे हैं, वर्ब सेकंड नंबर पे आएगा। और देखेगा स्टूडेंट्स, एया के साथ एक्सप्रेशन वर्ब में हमें ए को ई में चेंज करना पड़ेगा। अगर हम ए को ई में चेंज नहीं करते, देखिएगा अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ ये गलत हो जाएगा। स्प्रेस्ट एया फ्लीसेंट डॉयच, ये गलत जुमला है, ये लिखने में भी गलत है, बोलने में भी गलत है, क्योंकि ए थोड़ी सी मोटी साउंड आएगी, ई बारीक साउंड है थोड़ी सी ना, नीचे से डीप थोड़ी साउंड होती है ई, तो ये स्प्रिच्ट आएगा। स्प्रिच्ट एया फ्लीसेंट डॉयच, 9 एया स्प्रिच्ट ein bisschen Deutsch। हु स्पीक्स इंग्लिश इन द ऑफिस, क्या बनेगा स्टूडेंट्स? Wer spricht English in Büro? बिल्कुल सही है, ई जो है वो एक ही साउंड करेगा, इंग्लिश। वेया स्प्रिच्ट इंग्लिश im Büro, वेरी गुड। और स्टूडेंट्स देखिएगा, वेया क्वेश्चन वर्ड, हु क्वेश्चन वर्ड, समटाइम्स हमारा इसमें सब्जेक्ट अननोन होता है, क्योंकि हमारा सवाल होता ही सब्जेक्ट के बारे में, तो देन इस तरह की सिचुएशन में हम जो क्वेश्चन जो उसकी कॉन्जुगेशन करेंगे वो ए आर जी और एस वाली। देन थर्ड नंबर पे आपने इंग्लिश लगा दे, सॉरी इंग्लिश लगा दे या इन ब्यूरो लगा दे, से फर्क नहीं पड़ेगा। वेया स्प्रिच्ट इन ब्यूरो इंग्लिश या वेया स्प्रिच्ट इंग्लिश इन ब्यूरो।
डू यू स्पीक जर्मन फॉर्मल में? Sprichst du Deutsch? एक्सप्रेशन जी आएगा, तो फॉर्मल है ना, एक्सप्रेशन जी हो जाएगा, एक्सप्रेशन जी डॉइच। और स्टूडेंट्स ये सवाल आपसे अक्सर पूछा जाएगा, किसी भी जर्मन स्पीकिंग कंट्री में आप जाते हैं तो आपसे अक्सर पूछा जाएगा एक्सप्रेशन जी डॉइच, डू यू स्पीक जर्मन। तो इंशाल्लाह ये टाइम भी आएगा आप बताएंगे या इश फ्लीसेंट, Deutsch. बिल्कुल सही है, ich spreche या ich spreche fließend Deutsch, मैं रवानगी के साथ जर्मन बोलता हूँ। अच्छा, अगर आपने किसी से पूछना हो डू यू स्पीक अरबिक, और ये सिचुएशन है स्टूडेंट्स इनफॉर्मल और सिंगुलर। Sprichst du Arabisch? Sprichst du टू Arabisch? आएगा, sprichst du Arabisch, sprichst du Arabisch, do you speak Arabic। और उसके बाद इधर एक स्टेटमेंट है अली स्पीक्स उर्दू एट होम। Er spricht Ali. Urdu zu Hause. Ali speaks Ali Urdu spricht Zuhause. Urdu zu Hause. सो हाउस है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये नेम आ गया ना, नेम के साथ हम थर्ड पर्सन की कॉन्जुगेशन लगाएंगे, ठीक है, एआजीएस, अली स्पीक्स उर्दू सो हाउस है। और देन हमारे पास एक क्वेश्चन है इनफॉर्मल और प्लूरल सिचुएशन के लिए, डू यू स्पीक उर्दू एट द यूनिवर्सिटी। Sprechen ihr. इया के साथ Sprechen ihr. स्प्रेश, स्प्रेश्ड आएगा ना, Sprechen ihr. ठीक है, स्प्रेश्ड इया, उर्दू के लिए उर्दू का वर्ड याद है, स्प्रेश्ड इया उर्दू अंदे ऊनी, ठीक है। क्या आप क्या मतलब ये एक से तो लोग है ना, वो पूरा वर्ड होता है आम जबान में हम ऊनी बोलते हैं, यूनिवर्सिटेट होता है वैसे वर्ड, लेकिन ये प्लूरल भी है ना, इनफॉर्मल और प्लूरल, ठीक है। अगर सिंगुलर होता है ना, इनफॉर्मल सिंगुलर, फिर डू आता है। तो स्प्रेश्ड इया उर्दू अन der uni, तो जवाब हम दे रहे हैं 9, ये एक्सप्रेशन Wir English and India. an der Uni, 9 wir sprechen English an der Uni। आप प्लीज स्टूडेंट्स नोट डाउन कर लीजिए अगर कोई क्वेश्चन हो पूछेगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको ना एक लिस्ट लिखवा रहा हूँ इरेगुलर वर्ब्स की, प्लीज वो देखेगा, और साथ ही साथ ना उनकी ARZS कॉन्जुगेशन भी लिखवा रहा हूँ। हमारे पास एक इरेगुलर वर्ब है नेमन। नेमन का मतलब होता है टू टेक, और इसकी जो ARZS कॉन्जुगेशन है जो कि हमें याद करनी पड़ेगी वो है निम्ड, ठीक है, नेमन ARZS कॉन्जुगेशन निम्ड। और स्टूडेंट्स देखिएगा, मैं सिर्फ ARZS फॉर्म लिखूंगा, बाकी फॉर्म्स आप घर पे खुद से लिखेंगे ना। टू टेक नेमन, जैसे कि वी टेक द ट्रेन, या वी विल टेक द ट्रेन, टू टेक मेडिसिन उसमें यूज होगा। लेजन, लेजन होता है टू रीड, पढ़ना, और इसकी कॉन्जुगेशन हो जाएगी लीस्ट। देन हमारे पास एसन, एसन का मतलब होता है खाना खाना, टू ईट, इसकी कॉन्जुगेशन आ जाएगी इस्ट। जेन टू सी और वॉच, इसकी कॉन्जुगेशन आ जाएगी जीट। गेबन टू गिव, इसकी कॉन्जुगेशन आ जाएगी गिफ्ट। नेमन निम्ड लेजन लीस्ट एसन इस जेन जीट गेबन गिफ्ट। schlafen टू स्लीप, इसकी कॉन्जुगेशन आ जाएगी schläft, आ के ऊपर उमलाउट आ जाएगा schläft।
fahren, to drive, इसकी ARGS की कॉन्जुगेशन आ जाएगी fährt। और एक्सप्रेशन भी तो लिख देता हूं ताकि आप इसको याद कर लेना। एक्सप्रेशन टू स्पीक, इसकी ARGS की कॉन्जुगेशन आ जाएगी spricht। तो एक दफा प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, देन मैं फिर आपको अनाउंस कर देता हूँ इनको। ये आपने ये वाली लिखी है और डू वाली बाकी आप खुद से, हाँ जी, डू की फॉर्म के लिए सिंपल टे से पहले ऐसे ऐड हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स देखिएगा, आपके पास ना इरेगुलर वर्ब्स हमने भी डिस्कस किया कि हमें दो चीज़ें याद करनी पड़ेंगी कि एक हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन से वाले वर्ब्स इरेगुलर हैं, सेकंड हमें याद करना पड़ेगा कि उनमें स्पेलिंग्स का क्या चेंज आ रहा है। और स्पेलिंग्स के चेंज के लिए सिर्फ हमने जितने भी इरेगुलर वर्ब्स सीखेंगे उनकी ARGS फॉर्म याद करनी पड़ेगी। तो आपके पास जैसे कि नेमन है, इसकी ARGS की फॉर्म निम्ट आएगी। इसके टे से पहले एस ऐड होगा निम्स, तो ये डू की फॉर्म बन जाएगी और बाकी फॉर्म्स में कोई स्पेलिंग्स का चेंज नहीं आएगा। लेजन है, ये लीस्ट हो जाएगा, एक्स्ट्रा ई ऐड हो जाएगा, एसन में ए ई में चेंज हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा। अब ये दो वर्ब स्टूडेंट्स, इनमें डू की फॉर्म बनाने के लिए एक्स्ट्रा एस ऐड नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी टे से पहले एस आ रहा है, तो एक्स्ट्रा ऐड नहीं होगा। तो इन वर्ब्स में डू और एज की फॉर्म सेम आएगी। जेन, डू की फॉर्म जीस्ट हो जाएगी, वैसे ये जीट है। गेबन की गिफ्ट है, ARGS, डू के साथ गिफ्ट हो जाएगा। श्लाफन श्लेफ्ट, इधर ये आ के ऊपर जो डॉट्स आ रहे हैं ये ए की साउंड कर रहे हैं, श्लेफ्ट, डू के साथ श्लेफ्स। फारन, इधर इसकी साउंड ए की साउंड आएगी, लॉन्ग साउंड है, फैट, डू फैट्स हो जाएगा। स्प्रेशन स्प्रिस्ट, ठीक है, ये भी हमने ये वर्ब देखा है। तो प्लीज आपने एक तो इन वर्ब्स को याद करना है, सेकंड आपने ARGS फॉर्म याद करनी है, थर्ड आपने इन वर्ब्स के पूरे पूरे टेबल्स बनाने हैं। जिस तरह ये हम बनाते हैं ना ईश टू ARGS, तो आपने बाकी प्रोनाउंस के साथ लिखना है कौन से वाली वर्ब की एंडिंग्स आएंगी। तो आप बेशक सारे ना लिखिएगा, याद कर लीजिएगा ARGS फॉर्म दो तीन आप एक दफा हाथ से लिख के, तो या तो आप verbix.com पे चेक कर लीजिएगा वर्ब को एंटर करके, या फिर आप एक ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा वर्बन, डॉयचे वर्बन अगर आप लिखेंगे ना प्ले स्टोर पे, तो आपके पास एक ऐप आएगी 14,000 जर्मन वर्ब्स, तो वो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसमें भी किसी वर्ब को एंटर करेंगे तो ये भी आपको कॉन्जुगेशंस दिखा देगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका होमवर्क होगा, आज की क्लास हम इतनी रखेंगे, तो इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे। ओके जी, खुदा हाफिज़, बिस्मिल्लाह।